हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से जय हिंद जय सीए लिख के अपने सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। चलो जी, बहुत बढ़िया। सीधी बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं। घुमाने फिराने का कोई चक्कर नहीं है ना। तुम एक्सपेक्ट भी यही करते हो ऑब्वियसली है ना। चलो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का लेक्चर चल रहा है और दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। इस चैप्टर को 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। पहली लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी कंज्यूमर बिहेवियर, तीसरी सप्लाई। तो यूनिट 1 को आज एंड कर देंगे, मतलब खल्ली बल्ली। यूनिट 1 दोस्तों एंड हो जाएगी। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत बढ़िया। बच्चे आ गए होंगे सही टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी बच्चों का कि इतना प्यार बरसाने के लिए। सब बच्चे बहुत प्यार बिखेर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। लिटरली लव यू ऑल, लव यू एवरीवन। भाई बहुत बढ़िया, बस इसी तरीके से आप साथ देते रहोगे, आप पढ़ते भी हो सही तरीके से, तो भाई डिजायर्ड रिजल्ट्स आपके अचीव होंगे। ठीक है आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। देखो, कुछ बच्चों को डीपीपी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे कह रहे हैं सर डीपीपी के क्वेश्चंस कुछ हार्ड हैं, हार्ड रहने दो। और एक दो क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो डीपीपी के डिफरेंट टॉपिक से आपको मिल गए होंगे, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट टॉपिक वाले क्वेश्चंस आप अवॉइड कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही मेरी यूनिट खत्म होती है, जैसे आज मान लो 6ठी क्लास के अंदर यूनिट खत्म हुई है, तो 6 की 6 डीपीपी एक साथ सॉल्व कर ली अपनी प्रैक्टिस के तरीके से। तो अपना अपना तरीका है। कुछ बच्चे डीपीपी सॉल्व करो, आंसर दिया होता है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्टॉप कर दो। अगर वो ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ाया क्लास में वो टॉपिक, तो उस क्वेश्चन को स्टॉप कर दो, अगली क्लास में वो टॉपिक होगा। क्योंकि दोस्तों मेरे दिल की भी बात समझो, जो मैं सोचकर आता हूं कि मुझे आज वो टॉपिक पढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि वो आज के टाइम स्लॉट के अंदर कंप्लीट हो जाए। ऐसे तो मैं तुम्हारी क्लास 3 घंटे भी खींच दूंगा, लेकिन मैं फिर तुम्हारे टाइम टेबल में छेड़छाड़ करूंगा, यह चीज तुम्हें नुकसान देगी, है ना। तो इसलिए सोचा करो। तो ठीक है, आपको एक बात बताता हूं, मेन मुद्दे की बात जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। देखो जी दोस्तों, वो करने से पहले पिछली क्लास का बता देता हूं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जिसको ईसी से डिनोट करते थे, हमने लास्ट क्लास में की। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईए से डिनोट करते थे, ये भी हमने लास्ट क्लास में की। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं दोस्तों इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आईसीआई मॉड्यूल के पेज नंबर 2.38 पे गिवन है। वैसे मैंने बोला था कि यहां पर एक डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक भी कराऊंगा, ललिता ने बिल्कुल सही बोला। दोस्तों डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक है ना, पिछले साल वाले सिलेबस में था, इस साल वाले सिलेबस में नहीं है। तो डिमांड फोरकास्टिंग पूरा प्रॉपर डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। तो नए मॉड्यूल से पढ़ो, पुराने मॉड्यूल से मत पढ़ो। मैं आपको मॉड्यूल से भी सब कुछ दिखा दूंगा। और मेन मुद्दे की बात आप समझना कि हाँ, डीपीपी के अंदर शायद आपको डिमांड फोरकास्टिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, तो डाउट सेक्शन में उस चीज को अवॉइड कर देना आप लोग, ठीक है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है जी। जब ये यूनिट एंड होगी तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, आज मैं बात करता हूं आपसे। हाँ तनीषा, टेंशन मत लो यार, सब कराऊंगा। जब मैं बोलूंगा एंड हो गया तो एक एक चीज एंड हो गई, ठीक है ना। टोटल आउटले मेथड मुकुंद जी हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैं उसको आपके कहने पे, स्पेशल आपके कहने पे आज फिर से छेड़ूंगा, ठीक है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है दोस्तों। चलो जी, हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो दोस्तों, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। तो ये सभी इलास्टिसिटी में एक्चुअली होता क्या है, आप देखो। हमने सबसे पहले पढ़ा, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। यहां पर नेगेटिव साइन भी यूज करते थे। और क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड यानी एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड यानी वाई।
आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, एक्स को ऊपर वाई को नीचे, डिपेंड्स, यहां कोई निशान इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों इनकम इलास्टिसिटी को ई आई से डिनोट करेंगे, आई का मतलब इनकम होता है, और इनकम इलास्टिसिटी हमारा बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। देखो इलास्टिसिटी का असली मतलब समझो, आपकी मॉड्यूल के अंदर जब इलास्टिसिटी समझाई गई है तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब बताया गया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या होती है दोस्तों? इसका मतलब होता है डिमांड का रेस्पॉन्सिव होना। रेस्पॉन्सिव होना मतलब बदलना, किसकी वजह से? किसी भी वजह से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, किस वजह से? किसी भी डिमांड के डिटर्मिनेंट की वजह से। अब बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है, आपके कोर्स में सारी नहीं है, जो है वो 3 है, ठीक है। एक एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी होती है, बिल्कुल सही पकड़े हो, हरे रंग से लिख देता हूं, हाँ जी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन सब इलास्टिसिटी की खास बात क्या है? सब में क्या है कि डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, बस रीजन बदल रहा है ना। कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी क्वांटिटेटिव फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, राइट, या ड्यू टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि प्राइस वगैरह। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, वो चीज होती है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। डिमांड डिपेंडेंट है तो वो दूसरी चीज इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी एक टाइप है जो आपको पढ़नी थी, कर दी। इसको कैलकुलेट करने के, इसको अंडरस्टैंड करने के हमारे पास मेथड्स हैं। परसेंटेज मेथड है जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, पॉइंट मेथड है, मिड पॉइंट मेथड है जिसको आर्क बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड है, और टोटल आउटले मेथड है ना। फिर दूसरे पे एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स नहीं है हमारे पास, एक ही है परसेंटेज वाला फॉर्मूला, इससे ही करते हैं कैलकुलेट। थर्ड वाला है क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें भी मेथड्स नहीं है, एक ही फॉर्मूला है परसेंटेज वाला, इससे ही करते हैं कैलकुलेट। हाँ, इन सभी फॉर्मूलाज को छोटा भी बना देते हैं ना। और फिर है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम की वजह से जब डिमांड में चेंज आएगा तो उस डिमांड का जो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स होगा ना, उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस बार रीजन इनकम है, तो ये चीज पढ़ रहे हैं दोस्तों। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लो तुम्हारी बुक के हिसाब से क्या लिखा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की इनकम बदलने की वजह से जो डिमांड में बदलाव आता है उसकी वैल्यू, डिग्री का मतलब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो इनकम इलास्टिसिटी है। इनकम इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं EI से, फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। और इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा है। कैसे डिराइव हुआ है ये पूरा प्रोसेस है, मैं इसको समझा देता हूं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है जी, यही होता है, ओके है, डिवाइड कर देंगे। फिर परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या होता है? इनकम को Y भी बोलते हैं और I भी बोलते हैं, कहीं I बोल दिया कहीं Y बोल दिया, डरना मत, ठीक है। तो Y बोल रहे हैं इनकम को, तो परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालना है, तो चेंज इन इनकम अपॉन पुरानी इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको यहां पर इनकम की वैल्यू भी दी होगी। तो देखो दोस्तों, काटा पीटी शुरू करते हैं। 100 से 100 कट गया और ये क्या बच गया? डेल्टा क्यू अपॉन Q1 बोलो या सिर्फ Q बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये उल्टा हो जाएगा, Y ऊपर चला जाएगा और डेल्टा Y नीचे उतर जाएगा। ये फॉर्मूला है। इसको और स्टाइलिश करने के लिए डेल्टा डेल्टा वाली साइड एक कर दी है, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इधर लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय Y, यानी इनकम अपॉन Q ऐसे लिखा है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में इनकम की और क्वांटिटी की वैल्यू दी होगी, उससे आपको इनकम इलास्टिसिटी निकालनी आ सकती है, आने के ज्यादा चांस नहीं है, आ सकती है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी से ही मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है ना। अब जो ये अपॉन का निशान लगाया है मैंने, उसको ऐसे लिखा हुआ है डिवाइड इसके अंदर, ठीक है ना, और बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है।
कैसे आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन? क्वेश्चन आने से पहले एक थोड़ा सिंबल देख लो। EI का मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन डिमांड, क्यू का मतलब ओरिजिनल डिमांड, वाई का मतलब ओरिजिनल इनकम या मनी इनकम, और डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन मनी इनकम। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें प्राइस नहीं इनकम, किसी बंदे की इनकम 100 से अगर 200 हो गई और उसने अपनी डिमांड को 10 से 15 कर दिया, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दो। तो हम कहेंगे, बड़े वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम मल्टीप्लाइड बाय पुरानी इनकम अपॉन पुरानी डिमांड। अब देखो जी, चेंज इन डिमांड मतलब इन दोनों का अंतर। अब तो एक्सपर्ट हो गए ना, 10 और 15 के बीच में जो गैप है वो डेल्टा क्यू है, यानी 5। क्यू का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 5। डेल्टा वाई दोनों इनकम के बीच का गैप, ये 100 और 200 का गैप 100 है, ठीक है, 100 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय पुरानी इनकम जो कि 100 है, और फिर पुरानी क्वांटिटी जो कि 10 है। ऐसे करके आप आंसर निकाल दोगे। लेकिन दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान रखना, यहां पर भी जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी में निशान इंपॉर्टेंट होता था माइनस या प्लस का, ऐसे यहां पर भी निशान इंपॉर्टेंट होगा माइनस या प्लस का। तो आप हमेशा एक चीज को मानते हुए चलना कि डेल्टा क्यू आप कैसे निकालोगे? डेल्टा क्यू आप निकालोगे Q2 माइनस Q1, और डेल्टा वाई कैसे निकालोगे? आप निकालोगे Y2 माइनस Y1, ऐसे करके निकालोगे आप, ठीक है जी। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। डेल्टा क्यू सबसे पहले निकालेंगे, 15 माइनस 10 5 आया, फिर 200 माइनस 100 100 आया, दोबारा लिख रहा हूं, पुरानी इनकम की वैल्यू 100 है, पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू 10 है, काटा पीटी करेंगे, 100 से 100 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0.5 आंसर आ गया। इस आंसर के हिसाब से हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे। इस आंसर के हिसाब से हम कमेंट करेंगे कि जो ये कमोडिटी है इसका नेचर क्या है। तो इस आंसर को ध्यान रखना, कमेंट क्या करने वाले हैं आप ये देखो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, चलो जी, लो जी, अगर इनकम इलास्टिसिटी के आंसर की बात कर रहे हैं हम, इनकम इलास्टिसिटी का आंसर अगर नेगेटिव आता है तो मान लेना कि जिस गुड का आंसर नेगेटिव आया है वो इंफीरियर गुड्स हैं। क्या है? इंफीरियर गुड्स। नेगेटिव का मतलब 0 से कम। अगर इनका आंसर पॉजिटिव आता है तो यह मान लेना कि गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं। गिफिन की चर्चा नहीं होती यहां पर, ठीक है। लेकिन आंसर अगर 0 आ गया, 0 आ गया तो दोस्तों नो कमेंट्स, कांट से अबाउट द टाइप ऑफ गुड, नो कमेंट्स। 0 पे कोई कमेंट नहीं है, ये गिवन है, ठीक है जी। नेगेटिव आया, 0 से जितना कम आया कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव आंसर है तो इंफीरियर गुड्स है, अगर पॉजिटिव आंसर है तो नॉर्मल गुड्स है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिस हिसाब से वो भी समझाऊंगा, लेकिन नॉर्मल में वैरायटी है। कहता है नॉर्मल गुड्स 2 तरीके की होती हैं, एक होती है नेसेसिटीज, नेसेसिटीज मतलब जैसे कि पानी, ऑक्सीजन, इसको एसेंशियल भी बोल दो, ठीक है। और एक होती है लग्जरी, लग्जरी गुड्स को भी इसी कैटेगरी में डाला है। कहते हैं कि अगर आंसर इनकम इलास्टिसिटी का 0 से ज्यादा है और 1 से कम है तो वो सभी गुड्स नेसेसिटीज कहलाएंगी। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, 0.5 आंसर था, तो आप बोल सकते हो 1 से कम है तो नेसेसिटीज है, ये नेसेसिटीज है प्लस नॉर्मल भी हो गई क्योंकि 1 से ज्यादा आंसर है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका आंसर इनकम इलास्टिसिटी का 1 से ज्यादा आया, 1 से ज्यादा आया तो आप बोलोगे कि लग्जरी आइटम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? अब बोलेगा बेटा आंसर अगर 1 के बराबर है तो क्या कहेंगे? राजे 1 के बराबर है तो अगेन
हम नहीं बोलेंगे कि वो नेसेसिटी है या लग्जरी है। एक है तो बोल दो सीधा नॉर्मल है बस, यानी नॉर्मल में वैरायटी है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, क्रिस्टल क्लियर करता हूं। पेपर में क्वेश्चन आया इनकम इलास्टिसिटी टोमेटो की गिवन है कितनी 0.6। तो अब आप बताओ ये कौन सी गुड्स है भैया, 0.6 है ऑप्शन में, मतलब ये दिख रहा है कि पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव है तो ये नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड्स है। ये ऑप्शन में है तो इसको टिक कर दो, ठीक है। लेकिन ये 0 से 1 के बीच में है तो ये एसेंशियल भी हो गया, एसेंशियल मतलब नेसेसिटी भी हो गया। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन गिवन है तो बोथ वाला टिक कर देना, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये दोनों ऑप्शन भी गिवन है और बोथ गिवन नहीं है, तो ऐसा बंदा जो क्वेश्चन बनाएगा इंस्टीट्यूट आईसीआई वाला उसको कैंसिल कर देता है, चल तेरे को पेपर बनाना नहीं आता, समझ रहे हो। एसेंशियल का मतलब नेसेसिटीज, ध्यान रखना। अब देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो दिया हुआ है इनकम इलास्टिसिटी किसी कॉमोडिटी की 2.5 है। अब बताओ ये कौन सी गुड है। बाबू ये नॉर्मल तो है ही क्योंकि आंसर पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये आंसर 1 से ज्यादा है इसलिए लग्जरी भी हो गई। इस बात को ध्यान रखना भाई साहब। एक इतना जबराट क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ मॉड्यूल के द्वारा है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूं। इलस्ट्रेशन 6 बच्चे बोल रहे थे ना, ये वो इलस्ट्रेशन 6 है इनकम इलास्टिसिटी की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार की बारे में, दो तरीके की कार है, एक नई कार है एक पुरानी। पुरानी का मतलब यूज्ड, ओल्ड, सेकेंड हैंड कार। इन कार का प्राइस दिया हुआ है 6.5 लाख और 60,000। और फिर कार की क्वांटिटी दी हुई है नंबर्स में कि जब नई कार का प्राइस 6.5 लाख है तो 400 कार बिक जाती हैं, और अगर पुरानी कार का प्राइस 60,000 है तो 4,000 कार बिकती हैं। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। एक साल में ऐसा होता है, ठीक है जी। और यहां पर वो बोलता है इनकम इलास्टिसिटी निकालो, इंफॉर्मेशन और भी दे रहा है नीचे। देखो जी पहली बात, आपको लप्पू समझ रखा है क्या उसने। इनकम इलास्टिसिटी का प्राइस से कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई है यहां पर तो वो लप्पू है, लप्पू मत बनना, ठीक है। लप्पू तो तुम्हें पता है ना कौन है ठीक है ना। तो इनकम इलास्टिसिटी में हमें प्राइस की जरूरत होती नहीं है, इनकम इलास्टिसिटी में क्वांटिटी की जरूरत होती है। और यहां पे भी लफड़ा है, अभी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर रोज, रोज मतलब राइज, रोज गुलाब वाला रोज नहीं है, रोज ऑन एवरेज बाय 10%। यानी यहां पर परसेंटेज चेंज इन इनकम 10 दिया हुआ है, चलो जी दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर सेल्स ऑफ न्यू कार्स इंक्रीज फ्रॉम 500, कह रहे नई कार की सेल्स बढ़ गई है, पिछले साल जितनी थी ना उससे 500 ज्यादा बढ़ गई है। नई कार कौन है, ये रही नई कार, इसकी सेल्स इस साल यानी करंट ईयर में जो इसकी डिमांड है 400 में 500 क्वांटिटी, मतलब 500 तक बढ़ गई है। पहले 400 थी अब 500 हो गई है, चलो जी अब 500 हो गई है कोई बात नहीं, ठीक है जी। और यूज्ड कार की सेल्स डिक्लाइन हो गई है 3,850 तक, ये 4,000 थी, इसकी सेल 3,850 तक डिक्रीज हो गई है। इस चीज को अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको ताकि सॉर्टेड लगे। देखो जी यहां पर दो बातें हो रही है, कह रहा है न्यू कार और दूसरी बात कर रहा है ओल्ड कार यानी यूज्ड कार के बारे में, ठीक है। न्यू कार की क्वांटिटी देखो जी पहले 400 थी, हाँ जी, और इस साल ये बढ़कर 500 हो गई है। यूज्ड कार की क्वांटिटी पहले 4,000 थी, इस साल कम होकर 3,850 हो गई है, ठीक है जी। और दोनों केस में कंज्यूमर का परसेंटेज चेंज इन इनकम 10% है, इसमें भी परसेंटेज चेंज इन इनकम 10% है। तो दोनों केस में हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। मॉड्यूल से अगर तुम समझोगे तो समझ नहीं आएगा, शायद बहुत ज्यादा मुश्किल लगे, इसको ऐसे आसान बनाना पड़ेगा। देखो जी चलो जी आगे इस पे कार्रवाई करते हैं। पहले नई कार को पकड़ लेते हैं। नई कार में इनकम इलास्टिसिटी निकालो,
मतलब इनकम इलास्टिसिटी समझा रहा हूं तो इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है। तो क्या होता है इसका, परसेंटेज चेंज इन इनकम अपॉन, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना दिया हुआ है 10%, तो नीचे तो 10 आ गया। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ये निकलता है डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, पहले बता रखा है। डेल्टा क्यू, इन दोनों में कितना अंतर है, 500 और 400 का डिफरेंस निकालोगे तो 500 माइनस 400 100 अपॉन क्वांटिटी 1 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। काटा पीटी शुरू कर देना, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 4 से इसको उड़ा दो, 25 ऊपर आ जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा 2.5, ये आंसर आ जाएगा। तो इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आंसर 0 से ज्यादा है तो ये नॉर्मल गुड्स है, और ये आंसर 1 से भी ज्यादा है तो नई कार लग्जरी आइटम है। आंसर अगर 1 से ज्यादा हुआ तो लग्जरी आइटम है। अब दोस्तों यहां पर निकालनी है इनकम इलास्टिसिटी, तो आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम का परसेंटेज चेंज तो 10 दिया हुआ है, डिमांड में परसेंटेज चेंज क्या होगा डेल्टा क्यू, यानी इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होगा 4000 में से 3850 हटा दो 150 अपॉन पुरानी क्वांटिटी जो कि 4000 है मल्टीप्लाइड बाय 100। काटा पीटी करनी स्टार्ट करो, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 15/4 बचा है। तो 15/4 में आप काटना शुरू करो, 4 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3.75, 3.75 आ गया ऊपर, ठीक है। ओके 10 है, फिर 10 से काट दोगे तो इट इज 0.375 आ जाएगा। आपका आंसर ये 1 से कम है तो आप बोल सकते हो बाबू ये नेसेसिटी हो गई, मतलब पुरानी कार तो लोगों के लिए लेना जरूरी हो गया, ऐसा कमेंट कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, एक स्टाइल देखो, ऐसा मत कमेंट करना, क्योंकि मैंने बताया कि आपको जो निकालना है ना Q2 माइनस Q1 करना है, तो 3850 में से 4000 माइनस करोगे तो माइनस में आएगा आंसर। तो ये माइनस 0.375 आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो आप बोल देना नेगेटिव है तो ये इंफीरियर है, इंफीरियर में कोई अदर टाइप नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, माइनस होना चाहिए, हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मत फंसना इस चीज के अंदर, ध्यान रखना। चलो जी दोस्तों, आपका इनकम इलास्टिसिटी का क्वेश्चन हो गया। अब देखो हम मेन फॉर्मूले को फॉलो करते हुए कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ये मॉड्यूल में दिए हुए एग्जांपल्स बोल रहा है द इनकम ऑफ हाउस होल्ड राइज बाय 10% एंड डिमांड फॉर व्हीट राइज बाय 5%। इनकम भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई, तो इनकम इलास्टिसिटी निकालो। तो ऊपर लिखेंगे डिमांड, डिमांड कितने परसेंट से बढ़ी है 5, और नीचे लिखेंगे इनकम 10, तो आंसर आ जाएगा 0.5। परसेंटेज में गिवन है ना, तो कुछ डेल्टा वेल्टा का चक्कर ही नहीं है, तो 0.5 है। तो ये जो कॉमोडिटी है व्हीट, ये क्या हुई, नेसेसिटी हो गई। चलो इनकम ऑफ हाउस होल्ड राइज बाय 10%, इनकम लिखते हैं नीचे, तो डिमांड फॉर टीवी, टीवी इंक्रीज हो गई 20% से, तो आंसर लिखोगे 2 आएगा, 1 से ज्यादा आंसर है तो ये लग्जरी हो गई। हाउस होल्ड की इनकम 5% से बढ़ी है, इनकम नीचे, डिमांड फॉर बाजरा 2% से कम हो गया। दोस्तों कम हुआ है तो हम नेगेटिव निशान यूज करेंगे, तो -2 लिख दिया ऊपर, -0.4 आंसर आ जाएगा, तो ये इंफीरियर गुड है। इनकम हाउस होल्ड की बढ़ी है 7% से, नीचे लिख दिया डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स राइजेस बाय 7%, 7/7 1 जब आता है तो आप बताओगे कि ये नॉर्मल गुड्स है, ना लग्जरी ना नेसेसिटी, आप ऐसा ही बोलना, ठीक है ना। इसको यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हैं, यूनिट के बराबर है। इनकम ऑफ हाउस होल्ड राइज बाय 5 से इनकम बढ़ गई, डिमांड फॉर बटन डज नॉट चेंज, डिमांड में चेंज ही नहीं है, जब चेंज नहीं है तो 0, तो आंसर 0। तो इनकम इलास्टिसिटी का आंसर 0 आया, तो आप कमेंट ही नहीं कर सकते कि बटन क्या है, समझे। इसका मतलब ये कि इनकम के बदलने की वजह से बटन की डिमांड रेस्पॉन्सिव नहीं है। इन सभी का आंसर लिखा भी हुआ है,
ये लिखा हुआ आप अगर बुक में देखोगे तो जैसे शुरू का वीट था, फिर टीवी, फिर बाजरा, फिर एक्स, फिर बटन। हमारे आंसर भी आए हैं, 0.5 आंसर आया है तो लेस देन 1 है, और ये वीट नॉर्मल गुड हो गई प्लस नेसेसिटी हो गई क्योंकि पॉजिटिव और एक से कम है। अगर 2 आंसर आया था तो ये लग्जूरियस गुड हो गई। अगर -0.4 आंसर है तो हमारी इंफीरियर हो गई, और अगर 1 आंसर है तो सिंस इनकम इलास्टिसिटी इज 1, एक्स हैज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, और इसके बारे में कोई भी मतलब कमेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल गुड्स है, ये लिखा नहीं है, नॉर्मल गुड्स है, मैं बता रहा हूं। 0 पे है तो नो कमेंट्स, मतलब बटन हैव 0 इनकम इलास्टिसिटी। नेचर ऑफ गुड पे कोई कमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है, ठीक है, ओके जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक बात बताता हूं, इनकम इलास्टिसिटी का मेन फॉर्मूला बनता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज का मतलब प्रोपोर्शन भी होता है, प्रोपोर्शन, है ना। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 3 बातें। कहता है जितना प्रोपोर्शन चेंज डिमांड में होगा उतना ही इनकम में आया तो आंसर 1 आएगा, यानी ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है तो आंसर 1 आएगा। तो जब प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम के बराबर होता है तो इनकम यूनिट इलास्टिक होती है। 1 का मतलब यूनिट होता है, इसलिए बोल देते हैं यूनिट इलास्टिक, ठीक है जी, ओके। इनकम इलास्टिसिटी का मिनिमम आंसर कितना भी हो सकता है नेगेटिव में, मैक्सिमम आंसर कितना भी हो सकता है पॉजिटिव में, मिनिमम और मैक्सिमम पे कोई रुकावट नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, अगर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ज्यादा हुआ, मान लो 40 है, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम कम है, मान लो 10 है, तो आंसर आपका आएगा यहां पर 4। तो यहां पर इनकम मोर देन यूनिट इलास्टिक हो गई डिमांड, है ना। तो जब मोर देन 1 होती है तो लग्जरी आइटम है और नॉर्मल भी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कम है और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ज्यादा है, मतलब ऊपर 40 है नीचे 100 है मान लो, तो आंसर आपका 0 से 0 गई, 0.4 आ जाएगा, यानी लेस देन यूनिट इलास्टिक आ जाएगी इनकम की इलास्टिसिटी। मतलब वही डिमांड वाली टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है जी। ये ऑब्जर्वेशन कहां दी हुई है ये तुमने सीख लिया, ठीक है, तो दोबारा सुन लो। लो जी, लिखा हुआ है देयर इज अ यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी फॉर अ गुड एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन इट। प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज इनकम, जो भी इसके ऊपर खर्चा किया गया है। इससे इलास्टिसिटी के बारे में तुम अच्छी खासी कमेंट कर सकते हो। कमेंट क्या है, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड रिमेन सेम। अगर प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम सेम है तो इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज इक्वल टू 1। किससे सेम है, मतलब जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही प्रोपोर्शन तुमने खर्च किया है। इसका मतलब क्या, एग्जैक्ट देखो अलग वर्ड्स में समझाता हूं। पॉइंट 1 का मतलब क्या बोल रहा है ये, पॉइंट 1 का मतलब कह रहा है कि अगर आप पहले 100 रुपए कमाते थे और 10% साइकिल पे खर्च करते थे, समझ गए ना, लेकिन अब आप 500 रुपए कमाते हो, अब भी 500 का 10% आप साइकिल पे खर्च करते हो, तो ये एक स्पेशल केस है। यानी आपका इनकम तो बदल रही है लेकिन प्रोपोर्शन सेम है, जितना भी आप कमा रहे हो उसका ही एक हिस्सा खर्च कर रहे हो, मतलब उतना ही हिस्सा खर्च कर रहे हो, तो ऐसे में इनकम इलास्टिसिटी 1 आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ऐसा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलता था, लेकिन मैं उसमें तुम्हें रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी। ये पॉइंट नंबर 1 की ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, इफ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब यह है अगर तुम्हारी इनकम पहले 100 रुपए थी और तुम 10% साइकिल पे खर्चा करते थे और तुम्हारी इनकम अब 500 हो गई, अब तुम 20% खर्चा करते हो, मतलब प्रोपोर्शन आपने बढ़ा दिया, तो इनकम इलास्टिसिटी यहां 1 से ज्यादा होगी। कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, दिस इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड डिक्रीज एज इनकम राइज, अगर इनकम बढ़ेगी और तुमने इनकम का एक हिस्सा कम खर्च करना स्टार्ट कर दिया तो यहां पर इनकम इनइलास्टिक कहलाएगी, यानी 1 से कम आंसर कहलाएगा। 1 से कम कितना भी आ सकता है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। यानी जब आप 100 रुपया कमाते थे 10% खर्चते थे, 10% मतलब 100 का 10 10 हो गया। 500 कमाते हो तो आप 5% खर्चते हो,
तो यार चाहे आप पहले से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन प्रोपोर्शन कम स्पेंड कर रहे हो तो यहां पर इनकम लेस इलास्टिक हो गई। दिस इज ऑब्जर्वेशन। इसको मानते हुए चलो तो आप अगर मेरी बात मानोगे तो भैया स्वाहा, ये यूनिट खत्म। ठीक है, ये यूनिट खत्म। चलो जी, आगे आपको कुछ क्विज के क्वेश्चन करा देता हूं। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन डैश बाय परसेंटेज चेंज इन डैश। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ ऊपर लिखते हैं परसेंटेज चेंज, कुछ नीचे लिखते हैं परसेंटेज चेंज। मैं ऑप्शन पहले पे इनकम दूसरे पे डिमांड, या पहले पे डिमांड दूसरे पे इनकम, या इनकम और प्राइस भी आएगा, या डिमांड और प्राइस भी आएगा। प्राइस तो कहीं नहीं आता इनकम इलास्टिसिटी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं मैं भाई। सौरभ कुमार ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, इसको चलो कर दो जरा सॉल्व। देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम होता है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड पहले आएगा, इनकम बाद में आएगा। सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। साहिल, सूर्या, नैन्सी, साम्या और करण राज आर द टॉपर्स। अगले पे आते हैं। फॉर ऑल डैश गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा किन चीजों के लिए होती है? नॉर्मल के लिए, इंफीरियर के लिए, लग्जरी के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बढ़िया सोच भी लो, दिमाग भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, लगा लो लगा लो। चलो जी उस्ताद, इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो तो क्या होगा? इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होगी तो वो इंफीरियर होगी और नेगेटिव में आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी किया हमने। तो यार जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा, 0 से ज्यादा हो मतलब पॉजिटिव है, तो वो नॉर्मल होगी। 0 to 1 के बीच में हो तो इंफीरियर, 1 से जितनी भी ज्यादा हो तो लग्जरी। तो सब 0 से ही ज्यादा है, तो 4 विल बी द राइट आंसर। देखो दोस्तों, बात तो ठीक है आपकी, यहां दिमाग थोड़ा कम चलाना था। एक्चुअली जब नॉर्मल बोल देंगे तो उसके अंदर ही इंफीरियर और लग्जरी दोनों आ जाएगा, तो नॉर्मल वाला ही आंसर होना चाहिए था। फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स लिखना था मुझे, यहां पर नॉर्मल विल बी द राइट आंसर। उसके अंदर वो गलत टिक कर दिया। नहीं तो इसके अंदर दिखाऊंगा नहीं, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया भाई। ठीक है, गलत आंसर देने वालों में इस बार टॉप पे सामिया, आरजू, युदिका, आशीष, मनस्वी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मुश्किल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफीरियर गुड इज फॉल्स। इंफीरियर गुड्स के बारे में कौन सी लाइन गलत है? ठीक है, लाइन तुम्हारे सामने लिखी है, तुम पढ़ो इसको। 2 मिनट का टाइम दिया आपको, पढ़ो जरा।
पढ़ो 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 पढ़ो। दिमाग लगाएंगे, लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई भाई। जो बच्चा मुन्नी ब्रेक मांगता है उसको इसमें मुन्नी ब्रेक भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी देख लेते हैं। गलत कौन सी लाइन है? फॉल्स। इंफीरियर गुड्स के बारे में, इंफीरियर आर दोज दैट विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप दे आर। नहीं नहीं, नेवर बाय वाली चीज तो होती नहीं है, तो ये लाइन गलत हो गई। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर इफ बिकम पुअरर, यानी हमारी इनकम कम हो जाए, हम गरीब हो जाए, तो जिन चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे वो इंफीरियर है। यस इट इज ट्रू। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर व्हेन बिकम रिचर। अमीर बनने के साथ साथ जिसकी हम डिमांड ज्यादा करते हैं वो इंफीरियर नहीं होती, वो नॉर्मल होती है। तो यार ये वाली लाइन भी गलत है, तो पहली और तीसरी लाइन गलत है, वन और थर्ड यही वाला राइट आंसर है, इसके साथ ही जाएंगे। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन पूरी कंफ्यूजन थी कैडे लेवल की। प्रिंस, खुशी, अभय, पम्मी, दिया। चलो जी, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी, एक लप्पू सा क्वेश्चन आपके सामने। सपोज पटेटो की डिमांड -0.4 है। कितनी? माइनस में दिया हुआ है 0.4 है, तो बताओ क्या बोल सकते हो? पटेटो क्या है? पटेटो इंफीरियर है या सुपीरियर है? सुपीरियर नाम की कोई चीज ही नहीं है, छोड़ दो उसको। नेसेसिटी है या देर इज अ नीड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ कंज्यूमर सो दैट दे कैन परचेज मोर, यानी क्या यहां पर जरूरत है कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ाओ ताकि वो ज्यादा सामान खरीदे? फालतू का ऑप्शन है, ये फालतू का ऑप्शन है। 1 और 3 में से आपको एक टिक करना है। 30 सेकंड मैंने दिए आपको। चलो जी, टाइम इज अप, समय समाप्ति की घोषणा। आंसर माइनस में है तो साफ दिखता है इंफीरियर है, 1 वाले को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। साहिल, तनीषा, सूर्या, अनीश और सामिया फिरदौस। अगला देखो, जिस कॉमोडिटी को तुम एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया था आपको, जिस कॉमोडिटी को तुम एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? टाइम अच्छा खासा है, ऑप्शन आपको खुद पढ़ने हैं। चलो टाइम दे दिया, बढ़िया। ये मैंने पहले बता रखा था, आज की क्लास से कनेक्टेड नहीं है।
लगाएंगे बच्चे, दिमाग लगाएंगे। चलो जी, आपका टाइम इज अप। आप दोस्तों, जिनको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो यही पूछा है। और जिसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं उसे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। एक बार किसको यूज कर सकते हैं? खाना नहीं होता, छोले भटूरे खा गए, कहानी खत्म, यूज में नहीं आएंगे। मोबाइल फोन होता है, बार बार यूज होता है। फ्रिज तुम्हारा बार बार यूज होता है, वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, यानी एक ही बार कंज्यूम होगी तो नॉन ड्यूरेबल गुड है, इसकी बात कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। साहिल, अनिकेत, सामिया, तनीषा, पीयूष आर द टॉपर्स। चलो जी अगला। द क्वांटिटी परचेज्ड रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम। इनकम कितनी भी बदले, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर जितना पैसा पहले खर्च करता था उतना ही पैसा अब खर्च करता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगेन यू हैव इनफ टाइम। देखो दोस्तों, मैं जब तुम्हें ज्यादा टाइम दे रहा हूं ना, तो इसका मतलब मैं आपको पोटेंशियल दे रहा हूं। मैं चेक कर रहा हूं कि तुम क्वेश्चन के ऑप्शन रीड करने में कितना टाइम लगाते हो, कैसे तुम आंसर देते हो। तो यह चीज भी बड़ी जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। चलो जी, जब परसेंटेज चेंज इन इनकम कांस्टेंट होता है, यानी जितना पैसा वो पहले खर्च कर रहा था उतना ही पैसा अब खर्च कर रहा है। ये स्पेशल केस मैंने बताया था, वो 10% ही पहले खर्च करता था, 10% ही अब खर्च कर रहा है इनकम का। तो इस केस के अंदर इलास्टिसिटी 1 होगी राज्य। क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट है, बड़ी चालाकी से पूछ रहा है, परसेंटेज मेथड वाले फॉर्मूले से नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। तो यहां पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1। 1 कहां लिखा है? नेगेटिव लिखा है, लेस देन 1 लिखा है, 0 लिखा है, ग्रेटर देन 1 लिखा है। अब तुम यहां फंस गए भाई।
अच्छा, क्वांटिटी परचेज कांस्टेंट है गाइस, क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा ना, इनकम कांस्टेंट नहीं है, क्वांटिटी परचेज कांस्टेंट है, सॉरी, वो वाला केस नहीं है जो मैंने बताया था। मतलब डिमांड पहले भी 50 थी, अभी भी 50 है, ये चेंज नहीं हुई है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में कोई बदलाव आया हो, इसमें क्वांटिटी परचेज कांस्टेंट है, तो इसका पहले 50 अब 50, मतलब परसेंटेज चेंज जीरो, तो आंसर जीरो होगा, कहीं गलत ना कर देते। तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को जरा सही से भी पढ़ना चाहिए, मैंने तुम्हें दे दिया, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया था। साहिल, अनिकेत, करण, नैन्सी, आरजू आर द टॉपर्स ऑफ टुडेज क्लास। अच्छा, एक परेशान क्यों हो रही हो यार, देखो पहली बात, एक स्पेशल झकास वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, डरना मत। पहली बात, 1 जनवरी नहीं, अब से 1 फरवरी लास्ट डेट है सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन की, डरो मत, ठीक है? ओके, आगे बढ़ो। आप लोग लाइव चैट में पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया। चलो जी, लिखा है क्वेश्चन, एज इनकम इंक्रीजेस द कंज्यूमर विल गो इन फॉर सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर का मतलब यहां पर नॉर्मल है, नॉर्मल। जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल, यानी इनकम बढ़ने से नॉर्मल की डिमांड बढ़ेगी और इंफीरियर की डिमांड कम हो जाएगी। ये इंफीरियर, ये नॉर्मल, ठीक है जी। दिस मींस इंफीरियर गुड्स हैव, इसका मतलब इंफीरियर गुड्स की क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। इंफीरियर के लिए इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, नेगेटिव होती है यानी लेस देन 0 होती है, या 0 ही होती है, या 1 के बराबर होती है। अरे यार, कहानी देने की जरूरत क्या थी, बच्चे से सीधा पूछता इंफीरियर गुड्स के लिए इलास्टिसिटी क्या होती है। 30 सेकंड्स में मुझे इसका आंसर दे दो, जल्दी। सच्ची कुमारी वो बढ़ चुकी है, टेंशन मत लो आप, तुमने करा लिया ना। एक बार और मैं वेरीफाई करके आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दूंगा। अभी तुम्हारी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, बढ़िया इंफॉर्मेशन दे दूंगा, बता दूंगा। चलो जी उस्ताद, इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है, तो सेकंड वाला विल बी द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, साहिल, करण, तनीषा, मोहित, दोरजे, तमंग। चलो जी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन, व्हेन इनकम इंक्रीज द मनी स्पेंट ऑन नेसेसरी ऑफ लाइफ मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। कहता है जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम शायद सेम प्रोपोर्शन में ना बढ़े, ठीक है ना। यानी मान लो तुम्हारी इनकम 100 रुपए थी, तो तुम 10 रुपया खर्च कर 10% खर्च कर रहे थे, इनकम हो गई डबल, तो शायद आप 20% खर्च ना करो, आप 15% खर्च करो, कुछ तो प्रोपोर्शन कम खर्च कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन है, यू गाइस नीड टू आंसर, टक 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 टक। चलो जी, जल्दी 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 इसका आंसर देना है। आहा,
अब आप देख पा रहे हो जिस रेशो में आपकी इनकम बढ़ रही है, आप उससे कम रेशो में खर्चा कर रहे हो, कम प्रोपोर्शन में खर्चा कर रहे हो, राइट? तो कम प्रोपोर्शन में खर्चा करोगे तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। साहिल, तनिषा, सुजल, कल्याणी, नैंसी राणा आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी, ये पूछा है द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल्स विल हैव, लग्जरी आइटम है भाई, ये तुम्हें सोच के देना है कि इसकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए। 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। लग्जरी आइटम्स है भाई, इसका इनकम इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए? हाँ, बच्चा बोल रहा, राम बोल रहा कि सर मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए गए सारे। थोड़ा बहुत मैथ्स भी है, तभी तो बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है। मैथ्स का भी तो यूज है इसके अंदर, पढ़ाया था ना। ताप मिंट चैप्टर नंबर 1। चलो जी दोस्तों, लग्जरी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो हाई इनकम इलास्टिसिटी होती है। आप ये बोल सकते हो सेकंड वाला विल बी द राइट आंसर। हाई, बहुत हाई। अनिकेत, अनीश, सुभाजीत, ईशानदीप, सक्षम आर द टॉपर्स। चलो जी दोस्तों, तो देखो आज की समरी जो मैंने आज की क्लास में कराया आपको बता देता हूं। ऑब्वियसली इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बताया है। इसको कैलकुलेट करने का कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ मान के चलो इसको कैलकुलेट करने का सिर्फ एक परसेंटेज मेथड होता है। अगर इनकम इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव है तो गुड्स को इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। अगर इनकम इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव है तो गुड्स को नॉर्मल बोला जाता है। पॉजिटिव में भी अगर 0 to 1 आंसर होगा, 0 से 1 के बीच में होगा तो नेसेसिटीज हो जाएगी, और 1 से ज्यादा होगा तो लग्जूरियस गुड्स हो जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं जी उस्ताद। ये तो समरी बताइए, क्लास खत्म नहीं हुई राजे। अभी देखो बच्चा कह रहा है सर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यानी टोटल आउटले मेथड की एक झलक दे दो। बाबू देखो, पहली बात तो टोटल आउटले को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। देखो जी, टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर को मैं टीई लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, ये बात समझते चलना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, और अब मेन बात आप जानोगे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे तब कमेंट कर सकते हो जब आप रिलेशनशिप चेक कर लो, रिलेशनशिप चेक कर लो बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी का कोई रोल ही नहीं है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिश्ता चेक कर लोगे तो आप इलास्टिसिटी के बारे में कमेंट कर पाओगे। ठीक है जी, कैसे? अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या फिर प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो डिमांड लेस देन यूनिट इलास्टिक कहलाएगी। लेकिन अगर नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, यानी प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी यहां मोर देन 1 कहलाएगी। यानी नेगेटिव रिलेशन है तो ज्यादा इलास्टिसिटी, पॉजिटिव रिलेशन है तो कम इलास्टिसिटी। लेकिन दोस्तों अगर इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन कब नहीं नजर आता? जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, तब हम बोलते हैं इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। इसका गहन अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन। यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से आप ये नहीं बता पाते कि इलास्टिसिटी 0 या इंफिनिटी भी होगी, वो नहीं बता पाते, सिर्फ 3 बातें बता पाते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात सुनो जी। देखो जी, पहले आपको यहां पर एक मतलब बताऊंगा मैं, आप मतलब सुनना। एक
प्रोड्यूसर है, मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसने बिजनेस शुरू किया, समोसे का, समोसा बनाता है, वो 12 रुपए का समोसा बनाता है। कितने का बनाता है? 12 रुपए का। यानी समोसे में मैदा, आलू, तेल, मसाला, शालू, जो जो समोसे में डलता है वो सब मिला के 12 रुपए का पड़ता है, लेकिन वो मार्केट में 15 रुपए का उसको बेचता है। तो समोसे के ऊपर वो 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, राइट? तो देखो यहां पर क्या बात करते हैं, जितना खर्चा प्रोड्यूसर ने सामान को बनाने में किया, इस खर्चे को बोलते हैं कॉस्ट। मैं कॉस्ट वाले चैप्टर में और ढंग से पढ़ाऊंगा इसको। और जितने रुपए का वो मार्केट में सामान बेचता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू। अभी तो ये प्राइस भी है, लेकिन अगर मैं बोलूं इस प्रोड्यूसर ने 10 समोसे बेच दिए, तो 10 समोसे 15 रुपए के हिसाब से 150 के बिक गए, तो सामान बेचने के बाद जो उसे पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है मनी रिसिप्ट बाय सेलिंग अ गुड। किसी भी सामान को बेचने के बाद जो टोटल पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। मतलब आपने एक समोसा बेचा तो तुम्हारा 15 रुपए रेवेन्यू है, 2 समोसा बेचोगे तो 30 रुपए रेवेन्यू, 3 समोसा बेचोगे तो 45 रुपीज रेवेन्यू। ठीक है ना? जितने समोसे बेचोगे उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा रेवेन्यू कितना है। और रेवेन्यू की दोस्तों एक खास बात होती है, रेवेन्यू की मस्त और कलाकारी वाली बात होती है कि जितना कस्टमर खर्चा करता है, जितना कस्टमर का टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उतना ही सेलर का रेवेन्यू होता है। यानी अगर समोसे वाले से कोई बंदा 10 समोसे खरीद कर ले गया है 15 रुपए के हिसाब से, तो उस बंदे ने 150 रुपया खर्च किया है, तो सेलर को कितना मिला है? 150 ही मिला है। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप समझना इस बात को। और मुद्दे की बात सुनो, और गहन अध्ययन की बात बताता हूं। इकोनॉमिक्स में डूबोगे तो लव कौशिक आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक तुम इकोनॉमिस्ट बनोगे, समझ रहे हो? लेकिन बनना है सीए, सीए तक ही रहो। लेकिन फिर ठीक है, और आओ, अभी तो आओ। देखो जी, मैंने बोला अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी जहां जहां प्राइस जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर भी वहां जाएगा, तो डिमांड की इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। ठीक है जी? तो यहां पर इलास्टिसिटी का यूज क्या है? अगर प्रोड्यूसर को पता लग गया कि इलास्टिसिटी 1 से कम है, अगर समोसे वाले को पता लग गया कि इलास्टिसिटी 1 से कम है, क्या है? कम है, पता लग गया प्रोड्यूसर को, परसेंटेज मेथड से पता लग गया। परसेंटेज मेथड से कैसे पता लगेगा? मान लो प्रोड्यूसर ने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उससे उसको पता लगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है। तो भाई डिमांड तो ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है। ठीक है जी? ओके, रिपोर्ट है। उसको ये पता लग गया भैया, यानी ऊपर 10 है तो नीचे 8 है, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है, तो आंसर 1 से कम ही आएगा ना। उसको पता लग गया कि डिमांड मेरी लेस इलास्टिक है। अगर उसको पता लग गया तो वो क्या कलाकारी करेगा? वो शानापंती करेगा, वो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़वाने के लिए प्राइस बढ़ा देगा। अगर उसको पता लगा इलास्टिसिटी 1 से कम है तो वो बहुत चालाक है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़वा देगा कंज्यूमर का। कैसे? प्राइस बढ़ाकर। देखो ना, इलास्टिसिटी 1 से कम है, इसका मतलब कंज्यूमर डिमांड को नहीं बदलता। जनरली 1 से कम इलास्टिसिटी जरूरी चीजों की होती है। जितनी जरूरी चीज होगी, प्राइस की इलास्टिसिटी, इनकम नहीं, उसकी इलास्टिसिटी 1 से कम आएगी। अब 1 से कम आएगी तो कंज्यूमर के लिए जरूरी सामान हो गया, प्राइस बढ़ाने पे भी खरीदना पड़ेगा। जैसे कि पेट्रोल का रेट बढ़ा दो, लोग तब भी गाड़ी में डलवाते हैं। जैसे कि नमक महंगा कर दो, तब भी सब्जी में डलेगा, है ना? ओके, साइन ठीक है, ठीक है ना? तो ऐसे में वो जानबूझ के प्राइस बढ़ा देगा, कंज्यूमर ज्यादा खर्च करेगा,
तो उसको टोटल रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों जब उसने प्राइस बढ़ाया उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, और अगर वो यहां पर रेट कम करेगा तो उसका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो प्राइस की वजह से जो टोटल रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू। ऑन टोटल रेवेन्यू, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है रेवेन्यू वाले हेडिंग के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। लेकिन 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 अब देखो, मैं आपको बताता हूं, किसी कॉमोडिटी का प्राइस 10 से आपने 20 कर दिया, कितना कर दिया, 10 से 20 कर दिया, कंज्यूमर उसकी डिमांड कम करेगा, प्राइस बढ़ गया तो 100 से 50 खरीद रहा है मान लो, सॉरी 100 से 90 खरीद रहा है मान लो। और यहां पर दूसरा केस लेते हैं, कंज्यूमर मान लो उसने डिमांड 100 से 40 कर दी। दो केस ले रहा हूं, दो, तीन भी ले सकता था मैं। यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करो, प्राइस इंटू क्वांटिटी 1000, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1800। यहां पर प्राइस के बढ़ने पर, इसको इग्नोर कर दो, प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव रिलेशन है तो लेस देन 1 मानी जाएगी, ठीक है जी, ओके। देख रहे हो, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखो, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, शुरू में 1000 आएगा, फिर 800 आ जाएगा, 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां प्राइस बढ़ रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो यहां नेगेटिव रिलेशन है। जब नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा मानी जाती है। अगर प्रोड्यूसर को पता लग गया इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो वो प्राइस बढ़ाएगा ही नहीं, वो प्राइस बढ़ाएगा ही नहीं। इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा तो बाबू प्राइस मत बढ़ा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो उसका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब दोस्तों प्राइस की वजह से जब रेवेन्यू बढ़ता है तो इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, लेकिन क्वांटिटी की वजह से, प्राइस तो बढ़ाया था ना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी की वजह से रेवेन्यू कभी कभी बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी का इफेक्ट। ये वाला प्राइस इफेक्ट और क्वांटिटी इफेक्ट कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये ऐसी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा था कि यहां भी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूं वहां जहां कोई आता जाता नहीं। देखो दोस्तों, गूगल खोल रखा मैंने, यहां लिखता हूं आईसीआई स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम ऑफ सीए फाउंडेशन, लिख दिया। ये खुला आया है स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लिख दिया। यहां आईसीआई की वेबसाइट पे सर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां इंपॉर्टेंट है भाई, फाउंडेशन पे क्लिक कर दिया और 4 पेपर आए हैं, चौथा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस पे क्लिक कर दिया। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में मैंने आपको यूनिट 1 कराई है, ये लो जी, क्लिक कर दिया, ये आपका नया नया ताजा ताजा मॉड्यूल खुल गया, ठीक है। नया नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो यार, आज तुम्हें ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा मैं मीटर। ये मॉड्यूल खुल गया चैप्टर 2 में, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी। हमने यहां पर मीनिंग ऑफ डिमांड कर लिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर लिए, लॉ ऑफ डिमांड कर लिया, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व कर लिया, इलास्टिसिटी का पूरा टॉपिक कर लिया, समझ रहे हो, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी सब कर लिया, एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी कर लिया। ये पूरी यूनिट कर चुके हैं। अगर आप मॉड्यूल से देखोगे, कोई बच्चा बोलेगा क्या किया क्या नहीं किया, ये सारे टॉपिक हमने किए हैं, एक एक चीज की है। अब आपको एक अलग चीज दिखा रहा हूं, देखो दोस्तों, ये मॉड्यूल है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मॉड्यूल का भी जिक्र कर लिया करो। ये कहानियां लिखी है मॉड्यूल में आपको बोर करने के लिए, और लव कौशिक सर बने हैं आपके काम को आसान बनाने के लिए। मीनिंग ऑफ डिमांड का क्या रट्टा मारोगे यहां से, नहीं समझ रहे हो, मैंने करा दिया। इसके अंदर देखो, अगर किसी बच्चे ने कुछ किया भी हो तो कलर में यहां लाल ले लेता हूं, देखो जी, इफेक्टिव डिमांड के 3 एलिमेंट, डिजायर, मींस और विलिंगनेस, इसको ध्यान रखना, भूलना जाना, वो जाने जाना, साथ निभाना, ठीक है ना। अब कहां जाऊं, ओके चलो जी, फिर नहीं रेज हो रहा यार, यहां आ जाओ, हाँ चलो जी, ये मैंने बता दिया, तू इधर आ जा भाई, ताऊ के लड़के, चलो जी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैंने आपको सारे कराए हैं, प्राइस सब कराया है, ये करा दिया सारा टॉपिक, एक एक चीज कराई है, ऐसी कुछ भी नहीं है, जो मैंने बताया वहीं से सब कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कोई बच्चा पूछता है सर वो स्नोब इफेक्ट वगैरह कहां थे, तो राज्य देखो जी, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला टॉपिक है, इसके अंदर था आपका स्नोब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट, ठीक है।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाले में। डरना मत, आप टेंशन मत लेना, आगे बढ़ो। चलो जी, अब इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, हमने भी एक्सप्लेन कर लिया था, टेंशन मत लो, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ही चल रहे हैं भैया, डिटर्मिनेंट का एक एक टॉपिक हमने किया हुआ है। डिमांड फंक्शन भी हमने किया हुआ है, हमने इससे अलग बना दिया था, मतलब इक्वेशन हमारी अलग थी, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। लॉ ऑफ डिमांड हमने कर लिया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इधर तुम बोलोगे फिर लव सर ने बताया नहीं, लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये कहते थे अगर तुम्हें ग्रेटर सामान बेचना है, ज्यादा सेल्स बढ़ानी है, तो तुम्हें प्राइस कम करना पड़ेगा, इनका कहना था। इनकी अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है ना, इनकी अपनी पर्सनल व्यू है भाई, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ओके चलो जी आगे आ जाओ उस्ताद। डिमांड शेड्यूल, डिमांड की टेबल होती है, ओके जी। ये टेबल इन्होंने बनाई हुई है, हमने अपनी अलग टेबल बनाई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड कर्व है, हाँ इन्होंने ऐसा बनाया है, हमने डिमांड कर्व ऐसे बना के सीखा था। ये कोई डिमांड कर्व है, ऐसे मान लो प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, हमने इतना सा बना के सीख लिया था। इतना कोई हलवा फैलाने की जरूरत नहीं है, रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो जी उस्ताद आगे बढ़ो। अभी एक दो चीज और बताऊंगा भाई, जाना कहीं नहीं है। मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने अपने हिसाब से बनाया था। अब यार मार्केट डिमांड शेड्यूल इसने मुड़ा हुआ बना दिया, यहां से हमने कैसा बनाया था, ऐसे फिर ऐसे, फिर इनको प्लस करके एक नए वाला बना दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना पेपर में वैसे भी नहीं आएगा, समझे। देखो जी देखो, ऐसे वाला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। चलो ऐसी एक इक्वेशन है, तो जो ये लिखा होता है पी के साथ, ये डिमांड कर्व का स्लोप होता है, ठीक है। इस बात पे भी कमेंट कर चुके हैं हम। और ये जो होता है 100, ये इंटरसेप्ट होता है, इस बात पे भी कमेंट कर चुके हैं हम, ठीक है। चलो 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 भाई, पढ़ा नहीं रहा। रैशनल ऑफ डिमांड यानी कॉजेस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड भी कर चुके हैं हम, ठीक है। एक्सेप्शन भी कर चुके हैं, सारे पॉइंट्स, ठीक है जी। चेंज मूवमेंट सब कर चुके हैं। इलास्टिसिटी पे आ जाओ जी। इलास्टिसिटी, मीनिंग इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अब देखो जी एक खास बात, प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से पहले इसने यहां पर माइनस का निशान नहीं लगाया, समझ रहे हो। तो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कमेंट दोबारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले से पहले माइनस का निशान लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो तुमने आंसर निकाला है वो मान लो आपने आंसर निकाला है 2, ऑप्शन में अगर आपको 2 भी दिया हुआ है और -2 भी दिया हुआ है, तो आप -2 वाले को ठीक करना। किसको ठीक करोगे, -2 वाले को, ठीक है। जब -2 नहीं दिया तो +2 वाले को ठीक कर देना, ठीक है जी। अच्छा जी चलो जी उस्ताद, ये फॉर्मूला है, किसी ने यहां से किसी को गड़बड़ नजर आ रही है तो जो मैंने सिखाया वो कर लेना, ठीक है जी। ये सारी इलस्ट्रेशन कराई है मैंने अपने हिसाब से। ये देखो ना, आंसर इसने भी नेगेटिव में निकाला हुआ है। चलो जी इलस्ट्रेशन सारी कराई है राज्य। पॉइंट इलास्टिसिटी पे आ जाओ, यहां पर ये भी मैंने कराया हुआ है आपको, ठीक है ना। और इसके अंदर इसका क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताया हुआ, पॉइंट इलास्टिसिटी कराया है, लीनियर डिमांड कर्व पे ज्योमेट्रिक मेथड भी कराया है। ये रहा, ये सारे पॉइंट बताए थे ना। और देखो ये आर्क इलास्टिसिटी पे लप्पू सा डिमांड कर्व बना दिया, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नॉर्मल डिमांड कर्व भी बना सकते हो, इतना फंसने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है राज्य, देखो देखो भाई, इधर लिखा हुआ है फॉर्मूला डेल्टा क्यू, इसको डेल्टा क्यू बोलो, ठीक है, अपॉन Q2 + Q1। चलो लिखा ही हुआ है तो मैं क्यों दोबारा लिख रहा हूं। मैंने इसको क्या लिखा है, मैंने लिखा है जी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय P1 + P2 अपॉन Q1 + Q2। कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। या फिर ऐसे कर लो Q2 - Q1 अपॉन P2 - P1 मल्टीप्लाइड बाय P1 + P2 अपॉन Q1 + Q2। जिसको याद है उसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, मैं यहां से क्लैरिटी भी दे रहा हूं आपको।
चलो जी आगे बढ़ो। ठीक है जी, ये पांचों डिग्री मैंने आपको पहले करा दी थी इलास्टिसिटी की, ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी करा दी है। ये फॉर्मूले कैलकुलेशन कैसे होता है इससे ज्यादा हमने कैलकुलेट करके देखा है, ठीक है। आज ये टोटल रेवेन्यू वाला डिस्कस कर लिया। प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, प्राइस इफेक्ट क्वांटिटी इफेक्ट, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये डायग्राम की भी कोई जरूरत नहीं है, फालतू का दिया हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सारे कराए हुए हैं, इसके ऊपर आपको एक्रोनिम बनाना था, अपना क्रिएट होना था। फिर इनकम इलास्टिसिटी आ गई राज्य, इनकम इलास्टिसिटी आ गई। चलो जी, ये टेबल भी करा दी मैंने आज, अपने हिसाब से कंटेंट लिख के कराया था, आप टेंशन मत लो, ठीक है। जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है जरूरी नहीं मैं उस हिसाब से लिखूंगा। ये पांचों एग्जांपल लेकर आया था, उनके आंसर ये रहे। चलो जी, चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी कराया था जो मैं कह रहा था, इलस्ट्रेशन 6 जो तुम बोल रहे थे ना, इलस्ट्रेशन 6 यहां है, देख रहे हो 10 के बाद इलस्ट्रेशन 6 है, ठीक है जी। आ जाओ जी, आ जाओ जी। फिर ये क्रॉस इलास्टिसिटी हम पहले कर चुके थे, इनकम इलास्टिसिटी से पहले ये कर्व भी मैंने आपको बनाने सिखाए थे। इसके बाद यहां पर हमने अपनी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कहीं ऊपर छोड़ दी क्या? ये क्रॉस इलास्टिसिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, हमने सॉल्व किए हुए हैं। हाँ ये एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कर चुके हैं हम, ठीक है जी। ये कंक्लूजन भी कर चुके हैं, हमारा सब खत्म हो गया। ये समरी दी हुई है, इसमें खास बात रखो, समरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समरी पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि डिटेल में तुम्हें चीजें करनी होती है। अब देखो, देखो जी, मेन चीज आपको दिखाता हूं। इन्होंने क्या किया, समरी के अंदर एक पॉइंट डाला हुआ है, चलते रहोगे, समरी के अंदर पॉइंट डाला हुआ है, ये लिखा है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड के बारे में। और फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन जो पुराना मॉड्यूल था वहीं से लाइन कॉपी हो गई है। ये गलती किसी से भी हो सकती है, ये आपको करनी नहीं है लाइन, ठीक है ना। और मैं बताता हूं अपनी बात, मैंने जो आपको बुक मिलेगी, जो ई बुक है, उसमें भी डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक है ना, बहुत डिटेल में गिवन है। आपको दोस्तों वो टॉपिक नहीं करना, प्लीज मेरी बात मान लेना, डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक मत करना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, ठीक है ना। और ये भी सब डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में लिखा हुआ है, उसकी ही टेक्निक्स होती हैं, आपको ये अब नहीं करना, ठीक है ना। ओके रिपोर्टर, तुम्हारे डाउट्स भी देखूंगा, टेंशन मत लो। कम बैक टू पवेलियन, आ जाओ जी राज्य। अब यहां से जो आपको एक बात देखनी है, मजे की बात, एक चीज और देख लो यार। देखो जी, कोई पूछे प्राइस इलास्टिसिटी और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में कोई रिश्ता होता है क्या? हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एंड स्लोप आर नेगेटिवली रिलेटेड। आप इतना जान लो बस, इलास्टिसिटी और स्लोप नेगेटिव रिलेटेड होते हैं। इलास्टिसिटी बढ़ती है तो डिमांड कर्व का स्लोप कम हो जाता है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी कम होती है तो स्लोप बढ़ जाता है। अब मैं आपको डेप्थ में लेके जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये सप्लाई वाले में ले जाऊंगा। सप्लाई वाले कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो थोड़ी डिटेल में सप्लाई वाले में आ जाएंगे। डिमांड और सप्लाई थोड़े कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना। और मार डाला ऐसी बात करते हैं, मार डाला। यूनिट 1 खत्म हो गई है यारो, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब सीधी आपकी क्लास मंडे को होगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है जी। ठीक है, हाँ अभी कॉस्ट वाला तो समझाऊंगा, कॉस्ट वाला जिसको नहीं है। हाँ अच्छा, 8/10 ऐश्वर्या, समझ गया मैं। नहीं 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 नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स वो रॉ मटेरियल को बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर के काम आती है, लेकिन वो चीज करनी नहीं है। प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीजें पहले थी डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर। तब बता दूंगा एग्जाम फॉर्म वगैरह पूरा क्लियर करके बताता हूं भाई आपको, ठीक है। स्टक हो गया एक एक चीज, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का यूज यश ने पूछा है, बाबू प्राइस डिसाइड करने के लिए कि कब अपना रेवेन्यू बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ओके
साइन लगा दिया था शौर्यकांत। उसके बाद जिस मर्जी से कर लो सुजान, जिससे आपका मन ठुकता है, बढ़िया लगता है, उस चीज से करो आप इस चीज को। क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी में नेगेटिव निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर, उसके अंदर नेगेटिव निशान सिर्फ आंसर देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड एक बारी और फास्ट स्पीड में देख लो मेरे कहने से यार, ठीक है। चलो जी ठीक है उस्ताद। लव सर हो साथ, डरने की क्या बात। वेरी गुड प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच। इनकम इलास्टिसिटी में तो आंसर के हिसाब से ही एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ना। हाँ भाई हाँ चंचल भाई कह रहा हूं, ठीक है। हाँ केतन, किसने बोला 1 जनवरी को छुट्टी है? किसने बोला 1 जनवरी को छुट्टी है भाई? वेरी गुड पूजा, अब कह रही है क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया, यही चाहता हूं मैं, धीरे धीरे आएगा। धीरे, मैंने कहा कॉन्फिडेंस है ना, कोई करंट नहीं है, बिजली का झटका नहीं है जो एकदम से लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे। ललिता वो मैं चेक कर रहा हूं, आप टेंशन बदलो यार। जो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, उसका डाउट तो क्या ही है। टोटल एक्सपेंडिचर एस के कंज्यूमर का टोटल खर्चा। वेरी गुड ईशान, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये प्रो वाले बच्चों को मिलेगा पीयूष 2.0 का एक्सेस, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि तुम एक ही टीचर से पढ़ो। देखो भाई मेरे कहने से क्या है, देखो तुम्हारे पास है ना दोनों बैचेस का एक्सेस होगा जो प्रो वाले स्टूडेंट है। अब मेरी बात देखो जरा, क्या बताता हूं मैं आपको। लॉ और मैथ्स इन दोनों के टीचर सेम है 2.0 में। जिस बच्चे का लॉ और मैथ्स का लाइव क्लास अटेंड नहीं हुआ वो 2.0 से कर लेगा, तो उसका टाइम भी मैच होना चाहिए। टाइम मैच हो गया तो ठीक है, वहां से कर लो, बैकलॉग अपना कवर अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी तो टाइम है बैच स्टार्ट होने में, ठीक है ना। और बाकी एक सब्जेक्ट के अगर तुम मल्टीपल टीचर से पढ़ते हो तो कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा हैं, बाकी तुम समझदार हो यार, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मैं बेकार लगता हूं, अच्छा नहीं लगता, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो बहुत प्यार करते हो तुम, बहुत ज्यादा ही प्यार करते हो। रिमोट सब्स्टिट्यूट का मतलब नॉन क्लोज सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट का मतलब डिट्टो। प्रीवियस का क्लास छूटा है तो उसको कैसे करूं? सैटरडे को कर लो, कल छुट्टी दे दी बिने, जाओ करो अपना। हाँ क्रिश बुक्स आएगी जनवरी, भाई बोला तो है जनवरी जनवरी जनवरी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल वंशिका करता है, क्रॉस में नेगेटिव वाला चेंज करता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत प्यार हर एक बच्चे को मेरी तरफ से, और अपना जल्दी से रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लो भाई। लव यू एवरीवन। अब मिलते हैं सोमवार को। सोमवार को क्या वार है? अच्छा ओके, नया साल, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है, एडवांस में ही। ओके रिपोर्ट है दोस्तों, बस प्यार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्यार पूरा बरसना चाहिए हमेशा की तरह एज यूजुअल। यूनिट 1 खत्म की है, अब अगली क्लास में यूनिट 2 खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।